वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स को ट्रेडिशनली दो मेन एरियाज में डिवाइड किया जाता है, किनेमैटिक्स और किनेटिक्स। किनेमैटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसी चीजों का स्टडी किया जाता है। दूसरी तरफ किनेटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जो मोशन के कॉजेस को स्टडी करती है। इसमें किसी मोशन के दौरान लगने वाले किसी भी तरह के फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एटसेट्रा को स्टडी किया जाता है। बायोमैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते समय हमें स्केलेटल, मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करना होता है। इसलिए स्पोर्ट और एक्सरसाइज में बायोमैकेनिक्स की रोल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल टर्म्स और प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है। अब आगे हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक बायोमैकेनिकल स्टडी के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पहला प्रिंसिपल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बायोमैकेनिक्स में मोशन को समझने के लिए न्यूटन द्वारा बताए गए 3 लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लॉज इस प्रकार हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। यह लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है या स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वह उसी स्टेट में बनी रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न की जाए। यानी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उसकी एग्जिस्टिंग मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना जरूरी होता है। किसी बॉडी की यह टेंडेंसी कि वह अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखे या चेंज का अपोज करे, उसे इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ मोमेंटम। यह लॉ कहता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाली नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाएगी उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ रिएक्शन और काउंटर फोर्स। यह लॉ कहता है कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स F1 अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी उसी समय पहली बॉडी पर फोर्स F2 अप्लाई करती है। यहाँ F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसे ऐसे भी कहा जाता है, Every action has an equal and opposite reaction। ये लॉज ऑफ मोशन स्पोर्ट्स मूवमेंट्स को साइंटिफिकली समझने की फाउंडेशन तैयार करते हैं जो बायोमैकेनिक्स के स्टडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स की लिस्ट में अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तब बॉडी को इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहा जाता है। या फिर जब बॉडी के सभी पार्ट्स रेस्ट में हो या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हों, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। इक्विलिब्रियम के 2 मेन टाइप्स होते हैं, 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम और 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 हो और बॉडी स्टैटिक पोजीशन में बनी रहे, तब उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब कोई बॉडी कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी से मूव कर रही हो और उस पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस और सभी टॉर्क्स का सम 0 हो, तब उस कंडीशन को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सरल शब्दों में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में होती है, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव कर रही होती है लेकिन उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। फोर्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या फिर बॉडी के साइज, शेप, मोशन और डायरेक्शन में बदलाव ले आए। फोर्स के इफेक्ट्स को इस तरह समझा जा सकता है, 1 फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर सकती है, मोशन को स्टॉप कर सकती है या मोशन को इंक्रीज कर सकती है। 2 यह स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है या मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और 3 फोर्स पुश या पुल के रूप में एक्ट कर सकती है जिससे मोशन कॉज हो, या फिर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें जिससे बॉडी स्टेशनरी बनी रहे। बायोमैकेनिक्स में फोर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर मूवमेंट किसी न किसी फोर्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी किसी बॉडी पर ऑफ सेंट्रिक फोर्स अप्लाई की जाती है तो वह बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करने लगती है, जिसे स्पिन कहा जाता है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी बॉडी में स्पिन जनरेट करने के लिए उस पर ऑफ सेंट्रिक फोर्स अप्लाई करना जरूरी होता है। स्पिन के 4 मेन टाइप्स होते हैं। 1 टॉप स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के ऊपर अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद नीचे रहती है और तेजी से आगे मूव करती है। 2 बैक स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के नीचे अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद स्लो हो जाती है।
3 राइट स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के राइट साइड अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद राइट में टर्न हो जाती है। 4 लेफ्ट स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के लेफ्ट साइड अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद लेफ्ट में टर्न हो जाती है। स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, टेनिस और टेबल टेनिस में स्पिन का यूज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशियल फोर्स। यह प्रिंसिपल बताता है कि फोर्स टाइम कर्व के नीचे का एरिया जितना बड़ा होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग और जंपिंग जैसी मूवमेंट्स में एडवांटेज लेने के लिए पहले एक विड्रॉल एक्शन किया जाता है और उसके बाद एक तेज ब्रेकिंग थ्रस्ट लगाया जाता है। जब यह एक्शन स्ट्रेचिंग मूवमेंट के साथ एक ऑप्टिमम रेशियो में होता है तो परफॉर्मेंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इस प्रोसेस से मूवमेंट में एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होती है, जिसे इनिशियल फोर्स कहा जाता है। आसान शब्दों में, मूवमेंट से पहले किया गया सही प्री स्ट्रेच या प्री एक्शन फाइनल मूवमेंट को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम पाथ ऑफ एक्सेलरेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ स्पोर्ट्स में एथलीट्स या तो किसी ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करते हैं ताकि वह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, जैसे जैवलिन थ्रो, या फिर वह एथलीट खुद को हवा में प्रोजेक्ट करता है ताकि वह मैक्सिमम डिस्टेंस या हाइट अचीव करे, जैसे लॉन्ग जंप या हाई जंप। इन सभी इवेंट्स में थ्रो से पहले एथलीट कुछ दूरी तक दौड़ता है। एथलीट की यह दौड़ मोमेंटम जनरेट करती है, जिसे वह उस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है जिसे हवा में प्रोजेक्ट करना होता है। इस मैक्सिमम मोमेंटम या कहे एक्सेलरेशन को जनरेट करने के लिए एथलीट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे ही ऑप्टिमम पाथ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। एथलीट द्वारा प्रोजेक्शन से पहले कवर की गई डिस्टेंस पर्सन टू पर्सन काफी डिफर करती है। हर इंडिविजुअल अलग लेवल पर अपना मैक्सिमम मोमेंटम गेन करता है, इसलिए ऑप्टिमम पाथ ऑफ एक्सेलरेशन हर एथलीट के लिए अलग होता है और इसी वजह से टेक्निक को इंडिविजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स की लिस्ट में हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रोटेटरी मूवमेंट के दौरान सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके फोर्स या वेलोसिटी को कंजर्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जिम्नास्टिक्स में जायंट सर्कल के दौरान जिम्नास्ट अपवर्ड मूवमेंट में अपने आर्म्स को फ्लेक्स करके रेडियस ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस करता है। इससे रोटेशन फास्ट हो जाती है। जब जिम्नास्ट नीचे की ओर आता है तब वह पूरे बॉडी को एक्सटेंड कर देता है, जिससे रेडियस ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है और हाईएस्ट मोमेंटम गेन होता है। इसी प्रिंसिपल की मदद से जिम्नास्ट अपनी मूवमेंट की स्पीड और मोमेंटम को कंट्रोल करता है, जो बायोमैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।